हेलो, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आपके संग डिस्कस करने वाली हूँ वो है एमएसएमई पेमेंट्स के रिगार्डिंग। तो चलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि आपको पता है 31 मार्च आ रहा है, क्लोजिंग है, आपके पास 4-5 डेज़ ही बचे हैं। तो बहुत से लोग के कन्फ्यूजन्स आ रहे थे पेमेंट के रिगार्डिंग, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि आई होप आपकी जो डाउट्स है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अगर आप ये फुलफिल नहीं करोगे तो आपको जो है एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउड हो जाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। ध्यान से इसको एंड तक देखिएगा, आपको जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाएँगे। इन केस अगर आपका कोई पॉइंट है, पर्टिकुलर कोई केस आपके साथ आ रहा है, तो आप वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, अगर एप्लीकेबल ये जो एमएसएमई है, अगर एक बिज़नेसमैन है, ठीक है? अगर वो ट्रांज़ैक्शन कर रहा है एमएसएमई ऑर्गेनाइज़ेशन जो ऑर्गेनाइज़ेशन एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, ठीक है? तो उसको ध्यान में ये चीज़ रखना है कि अगर वो एमएसएमई है, ठीक है, तो उसमें आपका अगर रिटर्न एग्रीमेंट है उनके संग, ठीक है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो आपको क्या करना है कि जो रिटर्न एग्रीमेंट है ऑफ 45 डेज व्हिच एवर इज लोअर, ठीक है, मींस आपका जो पेमेंट ऑफ 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, इवन आपका रिटर्न एग्रीमेंट उससे ज्यादा का है तो, ठीक है, कम का हो सकता है। मैंने क्या बोला, 45 डेज और रिटर्न एग्रीमेंट में जो डेट है व्हिच एवर इज लोअर, उसमें आपको पेमेंट करना है। और अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पेमेंट 15 डेज के अंदर अंदर करना है, ठीक है, कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर करना है। तो पहली चीज, अगर आपका एग्रीमेंट है तो आपको क्या है, मैक्सिमम लिमिट है 45 डेज और एग्रीमेंट विच एवर इज लोअर, आपको उतने उतने में पेमेंट करना है। और अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज। मैम अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखो एमएसएमई एक्ट में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितना भी आप डिले करोगे, आरबीआई रेट का 3 टाइम्स करके आपको डिले पेमेंट पे इंटरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स में भी एक नया क्लॉज आया जिसके कारण बहुत ज्यादा आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन या टैक्स की लायबिलिटी बन सकती है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है उस चीज को। तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स ने बोला कि जो आपको पेमेंट है वो एमएसएमई एक्ट के तहत सेक्शन 15, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज सेक्शन 15, ठीक है, ये सेक्शन 15 था। तो उन्होंने बोला कि आपको सेक्शन 15 के तहत पेमेंट करना चाहिए। तो देखो, अगर उसमें ये अब इसमें ये कंडीशंस डाल दी तो आपको ये पता होना चाहिए 15 डेज अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट है 45 और एग्रीमेंट टर्म्स व्हिच एवर इज लोअर, आपको वो डेट लेनी है, ठीक है। तो आप इनकम टैक्स ने क्या बोला कि जो आप पेमेंट कर रहे हो अगर 45 डेज मीन्स आप हमारी अजम्पशन ले रहे हैं आपका एग्रीमेंट था, तो आपका अगर 45 डेज से ज्यादा अगर होता है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो देखो, अगर 15 डेज वाला भी लग सकता है, 45 और एग्रीमेंट डेट, वो तीनों आपको ध्यान में चेक करना है। अगर वो उसमें आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको डिसअलाउड हो जाएगा। तो अब मैम अलाउ कौन सी ईयर में होगा, ये अलाउ उस ईयर में होगा जिस ईयर में एक्चुअली आप पेमेंट करोगे, ठीक है। अगर आपकी टाइम लिमिट निकल गई है तो अब जिस ईयर में आपने पे किया है उस ईयर में आपको अलाउड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो इसमें उन्होंने बोला कि जो सेक्शन 15 में टाइम लिमिट्स दिए, जो मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया, 15, 45 एंड एग्रीमेंट टर्म, ठीक है, अगर उसके तहत नहीं होता है तो जिस ईयर में आप पे करोगे उस ईयर में आपको वो अलाउड होगा। इनकम टैक्स ने ये बोला। तो इट मीन्स अगर आप कोई परचेज करके लेके आए तो वो आपको डिसअलाउड हो जाएगा अगर आपने विद इन टाइम लिमिट जो एमएसएमई एक्ट में कहा गया अगर नहीं पे किया है तो। चलो नेक्स्ट, डज एमएसएमई इंक्लूड ट्रेडर्स। एमएसएमई जो है ट्रेडर्स को ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है 43B एच, ये आपके उसमें नहीं लगता है। अगर आपका एमएसएमई ट्रेडर्स है, अगर आप उसको 1545 एग्रीमेंट डेट उसमें पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको कोई भी डिसअलाउंस नहीं होगा, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो आप जब भी एमएसएमई सर्टिफिकेट अपने क्लाइंट से मंगाए उसमें आप देख लीजिएगा वो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, एंड देन उस बेसिस पे आप कैटेगरी वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो जो भी आपका प्रायोरिटीज में मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर है उनको पहले पेमेंट कर दीजिएगा एंड ट्रेडर्स को आप कीजिएगा, ठीक है। अब मान लो जो भी पेमेंट एक्सीड 45 डेज, एक हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, या 15 डेज, अगर इन केस आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, अगर उसके केस में होता है तो क्या करना है। देखो, पहला एग्जांपल, जैसे एबीसी उसने परचेज किया एक्सवाई एंटरप्राइजेस से जो एमएसएमई है ऑन 1 जनवरी को, ठीक है। अब मानते हैं उनका एग्रीमेंट होगा, ठीक है, उससे 45 डेज होगा, 45 ही इनका एग्रीमेंट है, अभी हमें सपोज करते हो चला 15 फेब तक उसे पेमेंट कर देना चाहिए था। तो अब देखो, अब एबीसी है, डीले पेमेंट किया, बट इट इज क्लियर ऑन 31 मार्च। देखो, उसने 15 फेब को तो नहीं किया, बट 31 मार्च तक अगर आप पेमेंट कर दे रहे हो तो भी आपको 24-25 फाइनेंशियल ईयर में अलाउड हो जाएगा। तो आप मेक श्योर कीजिएगा जो भी अगर आपका जो भी एमएसएमई से आप परचेज हो रहा है वो फरवरी मार्च में इवन ड्यू हो गया तो आप मार्च तक उसे पे कर दीजिए, आपको 24-25 में अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, अगर 31 मार्च तक, अब ये मत देखिएगा 45 डेज एक्सीड हो गए, ये सब आपको नहीं देखना है।
आपको 31 मार्च तक पेमेंट कर देना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैम अगर 31 मार्च तक 45 डेज या 15 डेज मेरे नहीं हुए तो देखो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी बिलिंग 31 मार्च के उसमें हुई है, ठीक है, ध्यान से, अगर 31 मार्च तक अगर एमएसएमई की बिलिंग जितने भी बिल हुए हैं आपको उसको विद इन टाइम लिमिट ही पे करना होगा। क्लियर? मैंने क्या बोला? विद इन टाइम लिमिट पे करना होगा। आपको 31 मार्च के बाद अगर अप्रैल में ड्यू हो रहे हैं उसके पेमेंट, तो आपको अप्रैल में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप विद इन टाइम लिमिट पे नहीं करोगे तो आपको 24-25 में, यहाँ पर जो इस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? डिसअलाउड। तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। 15-45 डेज जो भी आपका एग्रीमेंट है, विच एवर इज 45 डेज और एग्रीमेंट विच एवर इज लोअर, और अगर नो एग्रीमेंट 15 डेज। आप चेक कर लो 31 मार्च के बाद कब ड्यू हो रहा है। अगर वो फरवरी में ड्यू हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी अप्रैल में अगर ड्यू हो रहे हैं, तो आप मेक श्योर आप पेमेंट कर दीजिए अप्रैल में। अगर आप अप्रैल में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको 24-25 फाइनेंशियल ईयर में उस खर्चों का बेनिफिट नहीं मिलेगा, डिसअलाउ हो जाएगा एंड अननेसेसरी आपके पास टैक्स लायबिलिटी आएगी। ठीक है, अगर आपको पता है वो एमएसएमई है, ट्रेड सॉरी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है, तो आप प्लीज ये कंप्लायंसेस कर लें। ठीक है, अब मान लीजिए पेमेंट एक्सीड 45 डेज एंड पेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब मैंने आपको बोला कि अगर पेमेंट दी हुई 15 फेब को, आपने 31 मार्च तक पे ही नहीं किया, आप पे कर रहे हो फरवरी में, सॉरी मई में, तो क्या आपको अलाउड होगा? डिसअलाउड होगा। आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में वो एक्सपेंडिचर अलाउ होगा जब आपने एक्चुअली पे किया होगा। समझ में आया ये चीज? तो मैंने आपको 3 केसेस समझाए हैं जो आपको, आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, फर्स्ट आपको पहली चीज तो आप देखिए, जो भी मैंने अभी केसेस समझाया मैं उसको अगर समराइज करूं, आपको ध्यान रखना है 31 मार्च तक जो भी आपके बिल बने हैं उनका पेमेंट आपको विद इन ड्यू डेट ही करना है। इवन वो अप्रैल में फॉल हो रहे हैं तो भी, ठीक है, अप्रैल में फॉल हो रहे हैं तो भी आपको उसका पेमेंट विद इन टाइम लिमिट करनी है, जो सेक्शन 15 का बोलता है 15-45 डेज और एग्रीमेंट जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब आपको एज अ बिजनेसमैन आपको मैं गाइड करूंगी, आपको क्या करना है। पहली चीज, जो भी आपके एमएसएमई उनको मेल करके कम्युनिकेट कर दीजिए, उनसे सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। अगर कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है बट आपके पास फ्यूचर के लिए कम्युनिकेशन तो है कि आपने मेल किया था, सामने वाले ने प्रोवाइड नहीं किया, तो आप मेल कीजिए। जो भी आपके ड्यूज जिनका भी आउटस्टैंडिंग बचा उनको मेल कीजिए, एमएसएमई सर्टिफिकेट मंगाइए। फिर आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है, मैन्युफैक्चरर है क्या, सर्विस प्रोवाइडर है कि ट्रेडर है। मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर को आपको टाइमली पेमेंट करना है, देन आप उसको पेमेंट विद इन ड्यू डेट कर दीजिएगा, वरना आपको जो खर्चे हैं उसका जो खर्चे हैं आपको वो डिसअलाउड हो जाएंगे और अननेसेसरी आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो ये आपको 31 मार्च से पहले पहले आपका जो भी पेमेंट ड्यूज हो रहे हैं वो करने हैं, एंड इवन 31 मार्च तक जो भी बिल बने जिनका ड्यू आपका अगर अप्रैल में आ रहा है तो उसका पेमेंट भी आपको टाइमली करना है, क्योंकि वो भी डिसअलाउड हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लायंसेस टिप्स फॉर बिजनेस, आप ध्यान रखिएगा कि जो पेमेंट जो सप्लायर उनको आप टाइमली पेमेंट करो, आप प्रॉपरली अपने जो भी लेजर्स मेंटेन करते हो, इवन आप अगर उसका नाम लिख रहे हो, मैं बहुत क्लाइंट को सजेस्ट करी, क्योंकि आपको नहीं याद रहता ना, आप सर्टिफिकेट बार बार देखोगे। जब भी आप लेजर स्केट करते हो वहां पे आप कॉमन में एमएसएमई, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर जो भी है आप उसको भी क्लासिफाई कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम आपको वो चीजें फिर से नहीं करनी पड़ी। ठीक है, और ये ध्यान रखिए क्योंकि आपका कैश फ्लो, क्योंकि आपको पता है 31 मार्च में आपको कंप्लायंस करना है, तो आप अपना कैश फ्लो भी मेंटेन कीजिए, और जो भी आपका एमएसएमई का आउटस्टैंडिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखाना रहता है। ठीक है, तो ये सब कंप्लायंसेस है एमएसएमई से रिगार्डिंग, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आपको अगर कोई भी डाउट हो इस चीज में वो क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई और डाउट अगर से बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट अपना पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को सीए मैडम जी फॉर लेटेस्ट फाइनेंस एंड टैक्स अपडेट्स। जो भी अपडेट्स यहाँ पे होंगे आपको प्रोवाइड होंगी जल्दी से जल्दी। तो चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।